और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। राजनीति के बारे में एक बात साफ है कि इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। 2024 के चुनाव के लिए आपको आगे बहुत से ऐसे सीन दिखेंगे, बहुत से दोस्त दुश्मन बनेंगे और दुश्मन से दोस्त में बदलेंगे। साम दाम दंड भेद सब कुछ होगा। विपक्षी दल मोदी सरकार को हटाने के सपनों संजो रहे हैं, लेकिन अब खुद उनके घर में उठापटक मची हुई है। वहीं पीएम मोदी ने अपने 9 साल के काम पर अगले 9 महीने धमाल प्लान तैयार कर लिया है। 2024 की डगर है, लेकिन 2047 तक नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के कामकाज की खबर ली तो साथ में 24 के चुनाव का विजन भी सामने रखा। मंत्रियों को निर्देश दिए कि अगले 9 महीनों में पूरे 9 साल के काम का जमकर प्रचार करें, जनता को अपनी 12 बड़ी योजनाएं और उनके फायदे बताएं। 2024 नहीं 2047 तक का रोड मैप ध्यान में रखकर काम करें। प्रधानमंत्रियों ने मंत्रियों को टाइट किया तो बीजेपी ने भी संगठन में नए पेच कसे। पंजाब, तेलंगाना, झारखंड और आंध्र प्रदेश में नए अध्यक्ष बना दिए। संकेत भी दे दिया कि सरकार और संगठन में फेरबदल तय है। 2047 का विजन है, मंत्रा तो काम करना है, सबको मिलकर काम करना है। और जो प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कई बार कहा, यही समय है, सही समय है, क्योंकि जिस प्रकार का डेवलपमेंट है, जिस तरीके की दुनिया का हमारे प्रति रुख है, जिस तरीके की मेहनत की जरूरत है, तो हम सब मिलकर उस पर चलेंगे तो 2047 भी हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान होगा। समय लगेगा, पर सबसे मिलके उनके दिशा निर्देश के मुताबिक सारे साथियों को साथ लेके काम करेंगे। वहीं विपक्ष में आज भी अफरा तफरी रही। महाराष्ट्र में पार्टी टूटने के बाद शरद पवार आज कानूनी सलाहों में उलझे रहे। कांग्रेस नेता दुख जताने पहुंचे। सलाह मशविरे चलते रहे कि घड़ी का निशान पार्टी का दफ्तर कैसे बचाया जाए। कई राउंड मीटिंग्स हुई कि बचे खुचे नेताओं को कैसे घर में रोका जाए। उस टाइम पे भी हमारे पार्टी के सभी विधायकों की 51 विधायकों ने रिक्वेस्ट की थी पवार साहब को कि भी हम लोगों ने सरकार के साथ जाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा अफरा तफरी बिहार में दिखी। नीतीश को लेकर हवा चल रही है कि क्या वो फिर पाला बदल लेंगे। पिछली बार भी जब तेजस्वी पर चार्जशीट हुई थी तभी पलटे थे। कल ही नीतीश की हरिवंश नारायण से 1.5 घंटे मीटिंग हुई थी। माहौल बन रहा है कि मोदी का मैसेज लेकर तो नहीं गए थे। बताएं ना तेजस्वी यादव कि एके इन्फो सिस्टम के मालिक आप कैसे बन गए? और यही वही कंपनी है जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा जमीन के टुकड़े उन लोगों ने लिख दिया जिनको रेलवे में नौकरी मिली थी। जितना छापामारी करवाना है वो करवाते रहिए। आपको जो करना है करते रहिए। अब 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अब कितना टाइम बचा है? 4-6 महीना टाइम बचा है। जितना करना है कर लीजिए, उसके बाद तो विदा होना ही है आपको। महाराष्ट्र और बिहार में उथल पुथल के बाद कर्नाटक से भी कुछ इशारे मिले हैं। कुमारस्वामी ने संकेत दिए हैं कि 24 में बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो येदियुरप्पा ने बोल दिया कि राजनीति में सब कुछ संभव है। I will discuss with Kumaraswamy also. We are together. We are going to fight against the corrupt government in future. कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है। सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा है कि कल को कहीं डीके शिवकुमार भी अजीत पवार न बन जाएं। इसी पर बहस करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। कौन कौन मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं कसम संविधान की में सबसे पहले परिचय कराता हूं आपका। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अरविंद वाजपेयी जी, के वाजपेयी साहब, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता। चितरंजन गगन साहब, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और जूही विश्वास जी, टीएमसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन अभय दुबे जी, भगदड़ तो मच गई। देखिए दीपक जी, भोपाल में जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था कि भ्रष्टाचार पर मैं वार की गारंटी देता हूं, प्रधानमंत्री जी करारा वार किया आपने। जिस अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप एनसीपी पर लगाया आपने, उसी को सबसे पहले गले लगा लिया। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और ये कहा था कि एमएससी बैंक स्कैम में अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम शामिल है। तो साहब चार्जशीट में फिर जब दायर की ईडी ने तो उस चार्जशीट में से नाम हटा दिया। अभी थोड़े दिन पहले तक क्या कहते थे दीपक जी, सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची के साथ प्रफुल्ल पटेल की जो ये प्रफुल्लित तस्वीरें दिख रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे इनके सारे स्टेट के लीडर्स। ये देखिए इकबाल मिर्ची के साथ ईडी ने संपत्तियां जब्त की, यह प्रफुल्ल पटेल पर आरोप था।
फिर ये मुल्ला मुशरिफ, हसन मुशरिफ कौन है, पूछिए इनसे। 3 दिन पहले तक भी उसके संगी साथियों के आईडी के छापे हो रहे थे। 3 बार पिछले 2 महीने में छापे पड़े हैं उनके यहां, और कहा था कि सैकड़ों करोड़ रुपए उनकी मील के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है और ईडी ने छापेमारी की। वो धनंजय मुंडे, आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे बलात्कारी है, इसको हटाइए, इसको अपने मंत्रिमंडल में से हटाइए। तो जिस महिला ने शिकायत की थी, धनंजय मुंडे साहब आए, उन्होंने कहा कि साहब वो तो मेरी दूसरी पत्नी है और उससे मेरे 2 बच्चे, जो ये कॉमन सिविल कोड का भी राग अलाप रहे ना, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इनके जो फडणवीस साहब है वो क्या कहते थे टेलीविजन पर, आपने भी चैनल ने बताया था कि अजीत दादा पवार सत्ता आने दो, चक्की पीसिंग। ये कैसी चक्की चलाई प्रधानमंत्री जी आपने कि आपकी चक्की का आटा सारे भ्रष्टाचारियों को खिला रहे हैं। और शिंदे सेना के साथ भी हूबहू यही हुआ था। ये शिंदे सेना जब अलग टूटी, जो आपने कहा, उसमें मैं पूछना चाहता हूं, यशवंत जाधव, एमएलए यामिनी जाधव, ईडी ने फेमा के वायलेशन का केस दर्ज किया। प्रताप सरनाइक, ईडी ने रेड की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। भावना गवली, जो शिंदे सेना की थी, 5 ईडी के समन को स्किप किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। यह हूबहू वही किस्सा है जैसे इन्होंने कहा था कि हेमंत विश्वा शर्मा अमेरिका के लुई बर्जर केस में भ्रष्टाचार में भीषणतम डूबा हुआ है। इन्होंने जुलाई में 2015 में बुकलेट छापी, असम में जाकर गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, अगस्त में वो शामिल हो गए, सारे पाप धुल गए। शुभेंदु अधिकारी, आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये जाकर वेस्ट बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। बेचारा ऐसा भागा कि शरणम गच्छामी भारतीय जनता पार्टी के हो गया, सारे पाप इनके धुल गए। तो इन्होंने तो एक पाप को पुण्य में तब्दील करने का एक अपना आश्रम खोल रखा है, जिसमें जिसको भी शामिल कर लेते हैं उसके सारे पाप धो लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, वो गारंटी का क्या हुआ, देश पूछ रहा है आपसे। यह उम्मीद मुझे कतई नहीं थी कि 3 दिन पहले आप भाषण देंगे और 3 दिन बाद ये सारे जिन पर आपने आरोप लगाए, हमने नहीं, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने, उन सारे भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों को जो आप कहते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया। अब जब भी प्रधानमंत्री जी भाषण दें तो ये मान लीजिएगा कि कोई ना कोई राजनीतिक दल टूटेगा। इनका गठबंधन ईडी, सीबीआई, आईटी, इनसे गठबंधन है दीपक जी इनका। प्रेम शुक्ला जी, तो क्या सभी भ्रष्टाचारियों को आत्मसात कर लिया है बीजेपी ने? ये आरोप लगा रहे हैं अभय दुबे जी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, जिन पर आपने ही आरोप लगाए। नहीं, अभय दुबे जी ये स्वीकार रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी कार्रवाइयां सही करती है, ये स्वीकार रहे हैं ना। अब तक तो ये सब कहते थे विक्टिम है ये। अब तक तो अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर, सदन में अपना नेता मानकर ये विक्टिम कह रहे थे। ये लंबे समय तक हिमंता बिश्वा शर्मा को विक्टिम कह रहे थे, आज इनको एक्यूज दिखाई देते हैं। ये छगन भुजबल को विक्टिम कह रहे थे, ये प्रफुल्ल पटेल को विक्टिम कह रहे थे। अब ये जो है ये तो तय हो गया ना कि श्रीमती सोनिया गांधी 420 का जो उन पर आरोप है वो सही है। यानी श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में आप जो राष्ट्रपति भवन तक मोर्चा निकाले तो आपका पाखंड था। ईडी की कार्रवाई सही थी, सीबीआई कार्रवाई सही थी। ये सत्य है कि राहुल गांधी 420 है, ये स्वीकार रहे ना आप कि राहुल गांधी 420 है, श्रीमती सोनिया गांधी 420 है, मोतीलाल वोरा 420 में संलिप्त थे, ऑस्कर फर्नांडिस 420 में संलिप्त थे। आपके तमाम नेता जो है जिनके खिलाफ जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां हुई वो न्याय सम्मत थी, कानून सम्मत थी, इसमें कोई संदेह नहीं। या तो ये आप स्वीकार रहे हैं, या तो आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस और जो है विपक्ष का खेमा छोड़कर जाएगा वो जो है उस पर हम कोलतार फेंक देंगे। या तो ये इनका कहना है कि जब तक वो कांग्रेस के या विपक्ष के खेमे में थे तब तक अजीत पवार बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उप मुख्यमंत्री थे, एकदम निर्दोष थे, लेकिन अब उन्होंने चूंकि आदरणीय एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन दे दिया है। अरे बड़े भ्रष्ट हैं यार, ये तो एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन दे दिया। ये क्या मानदंड है भाई? आप तो सजा याफ्ताओं का समागम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, इसमें किसी कोई संदेह है क्या? 4 मामलों में अदालत ने उनको कन्विक्शन दिया हुआ है और आप उनके चरण पखारने में स्वयं को धन्य पा रहे हैं। आपके श्रीमान राहुल गांधी, कुख्यात गालीबाज, वो जो हैं
गाली देने के मामले में, पिछड़ी जातियों को अपमानित करने के मामले में सजा याफ्ता है। आपके साथी शिबू सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता, वो अपने पीए पहले रिश्वत ली, उन्होंने रिश्वत ली कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए, बाद में उस रिश्वत में उनके पीए शशिकांत पांडे ने हिस्सा मांग लिया, उसकी हत्या कर दी, और हत्यारा जब हत्या के मामले में कन्विक्ट होके जब आए हो तो उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंत्री बना दिया। तो साहब आप तो सजा याफ्ताओं का समागम किए पड़े हैं। यहां तो जिन पर आरोप लगे, जिन पर कार्रवाई जारी है, किसी पर भी आरोप लगा और किसी एजेंसी ने उस पर कार्रवाई प्रारंभ की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार को समर्थन देने से क्या कार्रवाई बंद हुई? तो किसी की कार्रवाई नहीं बंद हुई। लेकिन इनके यहां तो 2008 में आपको याद होगा, जब परमाणु समझौते के मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी से इन्होंने समर्थन लिया, उसके पहले इन्हीं के विश्वनाथ चतुर्वेदी, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैदरगढ़ विधानसभा चुनाव में विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनकी पीआईएल दायर हुई, उसमें डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस का मामला दर्ज हुआ, और जब 2008 में परमाणु समझौते पर समर्थन दे दिया, तो मेरा नहीं, उनके समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह का तहलका मैगजीन को दिया गया इंटरव्यू है कि सीबीआई डायरेक्टर ने हमको प्रेशर बनाया, इसलिए हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। तो साहब आपके जमाने में ही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, हमारे जमाने में तो वो जो है न्याय के साथ अगर कोई भी गलत करेगा, वो चाहे जो हो, उस पर कार्रवाई होगी। वो 420 सोनिया गांधी करे कि राहुल गांधी करे कि ऑस्कर फर्नांडिस करे कि लालू प्रसाद यादव करे कि तेजस्वी यादव करे, जो करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, यहाँ तो सजा याफ्ताओं को आप गले लगाकर जो है ठीक है, स्वयं को धन्य पा रहे हैं। मतलब आप जानते हैं, थोड़ा छोटा छोटा दोनों से रिक्वेस्ट करो, करप्ट है कांग्रेस और करप्शन में ही डूबी रहेगी। मुझे एक बात का जवाब दीजिए अभय दुबे जी, ये अजीत पवार और बाकी टीम जो है जिसके ऊपर आप करप्शन के इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, ये आपके टाइम से तब ईमानदार थे, बीजेपी के साथ गए तब करप्ट हो गए, ऐसा है क्या? अरे देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को? या तो कहते कि प्रधानमंत्री जी झूठे हैं, एक नंबर का झूठ बोलते हैं वो। अरे प्राइम मिनिस्टर है, कुछ तो एविडेंस होंगे ना, जो इतना बड़ा आरोप अजीत पवार पर 3 दिन पहले लगाया उन्होंने। अरे साहब, जो सोनिया गांधी जी है ना, इन्होंने परिभाषा बदल दी। देखिए, जो सोनिया गांधी जी, जो राहुल गांधी जी आजादी के अखबार की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, जिसको मोदी सरकार दमन करने पर तुली हुई थी, उस आजादी के अखबार की लड़ाई को ये 420 बताते हैं। और कर क्या रहे हैं? वो हूबहू वही किया है जो राहुल गांधी जी के साथ किया। नेशनल हेराल्ड के केस में ट्रायल कोर्ट ने के जज ने कहा, विशाल शेखर ने, उन्होंने कहा कि साहब फरवरी 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगा है, एविडेंस क्यों नहीं प्रस्तुत करते हो आप? इन्होंने हाई कोर्ट में स्टे ले लिया, 11-12 साल हो गए मुकदमे को। वही राहुल गांधी जी के साथ किया। राहुल गांधी जी ने जब पार्लियामेंट में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दीजिए कि 20,000 करोड़ रुपए स्टॉक मैनिपुलेशन अडानी की कंपनी में हुआ कि नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए कि साइप्रस में, यूएई में जो ऑफशोर कंपनियां, शेल कंपनियां हैं, उससे हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया कि नहीं किया। इलारा नाम की डूबियस कंपनी, वो भारत के हथियार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी के साथ ले रही है कि नहीं ले रही है। आप बांग्लादेश गए थे, अडानी जी को प्रोजेक्ट मिला कि नहीं। श्रीलंका की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बयान हुए हैं कि हमको भारत की सरकार ने बाध्य किया अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए। तो ये सब सवाल का जवाब नहीं दिया होते हैं, तो फिर इनको देखो, मैं तो इसीलिए आपके टाइम पे जब आपके साथ थे तब ईमानदार थे अजीत पवार और उनकी पार्टी, या इनके साथ गए तो बेईमान हो गए? इसका जवाब दे दीजिए ना, कि आपके साथ ईमानदार थे वो? नहीं दीपक जी देखिए, ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि साहब तुम कह रहे थे कि दाऊद इब्राहिम जिसको पकड़ने की ये बात करते थे, उसका साथी इकबाल मिर्ची, उसके साथ अभी 2 महीने पहले 5-5 संपत्तियां प्रफुल्ल पटेल की अगर इन्होंने ईडी ने जब्त की, तो सारे पाप धुल गए क्या? ये बता दो। अरे आपने, प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले अजीत पवार पर आरोप लगाया, तो फिर प्रधानमंत्री जी आए देश के सामने, आपके टाइम में तब उन्होंने करप्शन नहीं किया, इनके टाइम में तब करप्ट है। ये तो पुण्य आत्मा है।
अरे हमने तो एक भी बार आरोप नहीं लगाया, इन्होंने ही लगाए, पुस्तिका जारी की, अरे प्रमाण पत्र देकर, बुकलेट निकाल कर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेकर। प्रेम शुक्ला जी जवाब आपका। पहले अगर खुद आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब आप ही क्यों पलट रहे हैं? आप इन पे चाबुक क्यों चला रहे हैं? अभय दुबे जी पे चाबुक क्यों चला रहे हैं? आप ही ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था अजीत पवार करप्ट है, प्रफुल्ल पटेल करप्ट है, फलाना करप्ट है, ढिकाना करप्ट है, सुनील तटकरे पे आरोप है, हसन मुशर्रफ पे आरोप है। जी, पहली बात, पहले मैं इनको नेशनल हेराल्ड पे बताना चाहता हूं, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के समाचार पत्र को फ्रॉड 420 श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी ने किस तरह से उसको कब्जा किया, अरे भाई, और किस तरह से हवाला चैनल के पैसे यूज किए, और बारंबार देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये गलत बात है दीपक जी, दीपक जी ये गलत बात है, ये मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, दीपक जी ये गलत बात है, अभय जी प्लीज, दीपक जी ये गलत बात है, क्षमा मांगनी, दीपक जी ये गलत बात है, दीपक जी ये गलत बात है, दीपक जी ये गलत बात है। मैं इनको सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो जो 420 स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों द्वारा संस्थापित अखबार को जो हवाला रैकेट से पैसे उठाती हो, फ्रॉड करती हो, 420 करती हो, और मजिस्ट्रेट कोर्ट उनके खिलाफ ऑर्डर देता है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में कहते हैं कि एंटीक की स्मगलर है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते हैं कि अमेरिका के एक एयरपोर्ट पे राहुल गांधी, नहीं भाई, और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है, वो आरोप लगा रहे तो मैं नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप या तो ये जुटला दे, क्या इसमें व्यक्तिगत क्या लगा रहा हूं मैं? बोस्टन एयरपोर्ट पे कोकीन के साथ कोई पकड़ा गया था, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। और उसके बाद उस व्यक्ति, मतलब जिसका हैबिचुअल क्रिमिनल है, वो जो कालांतर में एक गाली देने के मामले में वो कन्विक्ट हो जाता, सजा याफ्ता हो जाता है, वह व्यक्ति जो मतलब हैबिचुअल क्रिमिनल है, उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट गए रिलीफ मांगने, सुप्रीम कोर्ट गए रिलीफ मांगने, नहीं मिला, और इनकम टैक्स ने उनको आधा दर्जन से अधिक नोटिस दी कि भाई आप अपना नेशनल हेराल्ड के अकाउंट्स का हिसाब लेकर आइए, तब भी उसका हिसाब नहीं दिया। ये सबके सामने है। और उसके बाद ये बारंबार जो है, जब भी इनको चार्जशीट फाइल हो तो नेशनल हेराल्ड पे मोर्चा, एफआईआर हो तो नेशनल हेराल्ड पे मोर्चा, बुलाए जो है नेशनल हेराल्ड की तरफ से कि भाई आप नेशनल हेराल्ड का हिसाब लेके आइए, कैसे आपने ये डील्स किए। तो जब जांच में जाए तो मोर्चा। इन मोर्चों के बावजूद आप मुझे बताइए कि श्रीमती सोनिया गांधी आज बेल पर है कि नहीं है। क्वात्रोकी के मामले में जिसके साथ आप जो है ब्रेकफास्ट लिया करती थी, उस क्वात्रोकी को आपने उसके अकाउंट्स एचआर भारद्वाज को इसलिए विधि मंत्री बनाया ताकि उसके अकाउंट जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सीज कर दिए गए थे, उसको जो है खोलने का कुकर्म श्रीमती सोनिया गांधी ने किया कि नहीं किया। और सब छोड़ दीजिए, राडिया टेप्स, आप तो बड़े पत्रकार रहे हैं दीपक जी, राडिया टेप्स में किसको अपनी दुकान मुकेश अंबानी ने बताया था? कांग्रेस को अपनी दुकान बताया था ना। और नीरा राडिया जो है मंत्रियों को नियुक्त करने में किस तरह का लेन देन हो रहा था, नीरा राडिया टेप्स में था कि नहीं था? और नीरा राडिया टेप्स का जिस पत्रकार ने रहस्योद्घाटन किया, उसकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई कि नहीं हुई, यह सत्य है कि नहीं है? इसी तरह से 2G में ये जस्टिस जीएस सिंघवी का जो है ऑर्डर था ना, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई ना, और उसी समय सीबीआई ने जिस तरह से केस को मैनिपुलेट किया, उसी के कारण उसको तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना। ये सत्य है कि नहीं है? ठीक है। और आपसे जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि आप बताइए ना, अजीत पवार अगर इतने करप्ट थे और आपको विश्वास था, और आपको पता है इकबाल मिर्ची के मामले में, इकबाल मिर्ची का इन्होंने एक्स्ट्राडिशन की पिटीशन ब्रिटेन के कोर्ट में की 90s के दशक में, और कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, कांग्रेस का जो है केंद्र में सरकार थी, और एक्स्ट्राडिशन ट्रेटी पे एक्स्ट्राडाइट करने के बजाय, ब्लास्ट केस का एक्यूज था वो, एक्स्ट्राडाइट करने के बजाय पेनल्टी भारत सरकार को भरनी पड़ी। क्यों भरनी पड़ी? क्योंकि अहमद पटेल जो है वो अत्यंत जो है अंडरवर्ल्ड पर प्रसन्न थे। और ये मेरा आरोप नहीं है, एनएन ओहरा कमेटी का आरोप है। और एक पत्रिका ने बाकायदा एनएन ओहरा कमेटी की लीक्ड रिपोर्ट को 1990 के दशक में प्रकाशित किया था। उसमें बाकायदा बताया गया था कि ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस को श्रीमती सोनिया गांधी के एक निजी सचिव के साले को 5 लाख रुपए, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस जो दाऊद इब्राहिम की एयरलाइंस थी, उसमें सोनिया गांधी के पारिवारिक सदस्य के रिश्तेदार साबू चाको बाकायदा 5 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार हुए।
और ये नरसिंह राव के जमाने की बात है। सीबीआई तब कांग्रेस के जो सरकार थी उसके मातहत काम कर रही थी, तब तक सीबीआई को ऑटोनॉमी भी नहीं मिली थी। ठीक है, आज तो सीबीआई को ऑटोनॉमी है। आज तो सीबीआई के डायरेक्टर का फिक्स जो है टेन्योर है। आज सीबीआई का डायरेक्टर का जब चयन की प्रक्रिया होती है तो उसमें विरोधी दल का एक व्यक्ति बैठता है और सुप्रीम कोर्ट का जज बैठता है। लेकिन जब सीबीआई की नियुक्ति, जब मोहन कात्रे के बारे में कहा जाता था कि ये जो है बुलडॉग हैं राजीव गांधी के, ठीक है, बस आज दोनों उपन्यास ही लिख रहे हैं। लघु कथा को लिखना ही नहीं चाहता, प्रेम शुक्ला जी भी नहीं लिखना चाहते, अभय दुबे भी नहीं लिखना चाहते। अभय जी छोटा जवाब, मुझे जूही विश्वास, चितरंजन गगन और वाजपेयी जी के पास जा। हाँ देखिए कितने फ्रॉड लोग हैं। अब आज सुब्रमण्यम स्वामी का हवाला दे रहे हैं। वो सुब्रमण्यम स्वामी जो मोदी जी पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर घुसकर बैठा। और दीपक जी नई स्टोरी पता है इनको, मेहरबानी देखिए कितनी बड़ी भारत सरकार की, कि जो रशिया से ऑयल खरीद रही ना निजी कंपनियां, धन्ना सेठ, वो युआन में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब चीनी मुद्रा में पेमेंट कर रहे हैं। $98 बिलियन का इस साल भी ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ इन्होंने परोस दिया है। तो ये कहें कि साहब दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची पर मोदी जी मेहरबान है, और उसके जो गुर्गे जिनको खुद ये कहते थे कि उनके संगी साथी है, उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे साहब ये वही बोफोर्स में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्लोजर फाइल हुआ, और यही आज का समय है जो ये नेशनल हेराल्ड पर झूठे आरोप लगा रहे ना, क्योंकि आजादी के पहले भी अंग्रेजों के चाटुकार थे, आज भी वही काम कर रहे हैं, उन्हीं को पोषित कर रहे हैं। उसमें ये स्टे लेकर बैठे हैं हाई कोर्ट से, जैसे राहुल गांधी जी के ट्रायल कोर्ट के केस में इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया, जज का तबादला हुआ, उसके बाद आए ये कि राहुल गांधी जी, अरे राहुल गांधी जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, डरने वाले लोगों में से नहीं है तुम जैसे लोगों से, ये तो तुमने प्रामाणिक आरोप लगाए। तो ये जितने लोगों को तुमने भरा है, हश्र वही होगा जो एमएलसी के चुनाव में 5 में से 4 हारे हो, जो कस्बा पेट का चुनाव 25 साल बाद महाराष्ट्र में हार गए, जो कोल्हापुर का चुनाव हार गए, जो छत्तीसगढ़ का चुनाव बाई इलेक्शन हार गए, जो कर्नाटका में न दुखड़ा चला प्रधानमंत्री जी का, न मुखड़ा चला। इसलिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहना पड़ा कि अब प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट में नहीं मांगना। अरे किस मुंह से मांग पाओगे? जो 3 दिन पहले जो अजीत पवार पर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लिस्ट गिना रहे हैं भ्रष्टाचार की, उनको गले लगा लें तो फिर कौन भरोसा करेगा? प्रेम शुक्ला जी, जितनी मनगढ़ंत और झूठी गालियां देना हो दो आप कांग्रेस पार्टी को, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता देख रही है, जिनको बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, जिनको महंगाई की आग में झोंक दिया, संसाधनों की लूट। अरे आश्चर्य होता है मुझको तो, आखिरी 10 सेकंड दीजिए दीपक जी, 2015 से मेहुल भाई और नीरव भाई की शिकायत 2015 से पीएमओ में की जा रही थी, और यह कहा जा रहा था कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। आज मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की जो नागरिकता मिली, उसमें एमईए ने यहीं वहीं महाराष्ट्र के मुंबई के रीजन से वहां पर क्लीन चिट दी कि साहब नहीं कोई मुकदमा नहीं, उसके बाद उसको नागरिकता मिली है, नहीं तो उसको नागरिकता भी नहीं मिलती। तो ये पाप में आकंठ डूबे हुए लोग, हम पर अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। जूही विश्वास जी, 17-18 की बैठक में आप बेंगलुरु जा रहे हैं, और आपको लगता है कि विपक्षी एकता हो पाएगी? बताइए दीपक जी। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, जो देखिए जिस मुद्दे पे आज बात हो रही है महाराष्ट्र का, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं 2-4 दिन से, तो ये हम सिर्फ प्रधानमंत्री जी के, इनके पार्टी, प्रधानमंत्री जी तो बिजी रहते हैं हमेशा फॉरेन ट्रैवल्स में, लेकिन इनके पार्टी भी दूसरे पार्टी को तोड़ने में बिजी रहते हैं। ये भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने दूसरे राज्य में जा रहे हैं, जाके सारे ऑपोजिशन लीडर्स को ये लोग तोड़ रहे हैं। तोड़ के ये लोग जितने पहले ये लोग गारंटी देते हैं कि आपके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के कारोबार होगा, गारंटी देते हैं ये लोग बीजेपी कि ईडी सीबीआई साहब आपको इंक्वायरी के लिए बुलाएगा, फिर ये लोग वारंटी भी देते हैं जब ईडी और सीबीआई आपको बुलाएंगे तो बीजेपी आपको सपोर्ट करने का वारंटी देते हैं। तो ये जो एक तरीका हो गया भाजपा को, आज देश में पहले जितने करप्टेड लीडर है, जितने भी लीडर्स हैं, उनको उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करो, सीबीआई का कार्रवाई करो, बाद में उनको दल में ले लो। तो ये जो हो रहा है ना पूरे देश में, ये नाटक पूरा आम जनता देख रहे हैं पूरे देश में। हम विपक्षी नहीं बोल रहे, आज लोगों को भी समझ में आ गया 2024 से पहले ये जो नैरेटिव सेट करने में तुली हुई है, कभी यूसीसी, कई मुद्दा से हम लोग भटक रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी में कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई बेकार जो इतना देश में इतना हाई इन्फ्लेशन रेट है उसमें कोई बात नहीं कर रहा है, कोई
हम लोगों का जो मीटिंग है, जो आने वाली मीटिंग है अपोजिशन का बेंगलुरु में, उसमें सारे विपक्षी दल जाएंगे। कोई दल और जोड़ेगा आगे आने वाले दिन में, कोई दल अगर पसंद नहीं आएगा अरे जोई जी कोई टूट तो नहीं जाएगा, ये बताइए आप। लेकिन हम लोगों का नहीं, टूटने का कोई सवाल नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए दीपक जी, आज हमारी दीदी ममता बनर्जी ने भी साफ कहा है कि देखिए हम लोग 2 स्टैंड है। पहले स्टैंड है कि हम लोग सब एक है, और दूसरी बात हम लोग एक साथ लड़ेंगे और एक मिनिमल कमल प्रोग्राम हम लोग लेंगे आने वाले दिन में, और देश के कोने कोने में हम लोग पहुंचेंगे। तो आज विपक्षी को आगे आना है, क्योंकि सारी विपक्ष पार्टी अगर एकजुट नहीं होंगे ना तो देश में ही होगा। बीजेपी सारे आज चले गए हैं, महाराष्ट्र में कल चला आएगा, बिहार में परसों आएगा, वेस्ट बंगाल में। तो यही तो होगा कि विपक्षी के पास जाओ, देखो कौन सा करप्टेड लीडर है, उनको पहले ईडी और सीबीआई का रेड के लिए बुलाओ, फिर उनको सपोर्ट करो और उनको अपनी पार्टी में ले लो। वॉशिंग में धुल के ये लोग साफ हो जाएगा। तो ये आज विपक्षी सारी पार्टीज को समझ में आ रहे हैं। तो हमारे यही कहना है कि सारी विपक्षी पार्टी को एकजुट होना है आने वाले दिन में, और एक साथ ये बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। जो प्रधानमंत्री हमेशा बोलते थे कि परिवारवाद के खिलाफ है, जो हमेशा बोलते थे कि वो भाई भतीजे के खिलाफ है, भाई भतीजेवाद के खिलाफ है, जो अपने आप को गारंटर बोलते थे करप्शन नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो आज वो परिवारवाद वो गारंटर कहाँ गया है? सवाल तो करेंगे ना देश की जनता। ठीक है, मैं सीधे गगन साहब के पास चलता हूँ। गगन साहब, आपको याद है पिछली बार लैंड फॉर जॉब स्कैम की जब बात सामने आई थी, तब नीतीश कुमार एकदम अलग हो गए थे। आजकल नया चल रहा है, हरिवंश जी से मिल रहे हैं जिससे वो बात नहीं कर रहे थे। तो कोई मोदी जी को मैसेज तो नहीं भेज रहे हैं? आपको तो नहीं लग रहा कि तेजस्वी जी ने कहा था पलटू चाचा कहीं फिर से ना पलट जाए? आपको डर तो नहीं लग रहा कि अब देखो बिहार में हुआ है, वो महाराष्ट्र में हुआ है, अब नीतीश कुमार कोई खेला ना कर दे? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है दीपक जी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट है। अब सवाल है कि प्लांटेड वे में स्क्रिप्ट स्टोरी तैयार की जाती है और उसको जो सो मार्केट में फेंका जाता है कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। यह सारी कवायद इसलिए हो रही है कि भाजपा काफी घबरा गई। हतोत्साह में जब आदमी निर्णय कुछ लेता है तो वह गलत सलत निर्णय लेने लगता है, और उसका परिणाम जैसे सामने देख रहे हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने करप्शन पर बोला, और उसके बाद जो है सो फिर रिजल्ट महाराष्ट्र में क्या हुआ आप देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जुमलेबाजी नहीं कर सके, 2004 में नहीं आए सत्ता में, 2009 में अडवाणी जी नहीं कर सके, नहीं आए। 2014 में जो इन्होंने वादे किए थे, जो वादे इन्होंने किए थे, चाहे बेरोजगारी पर, चाहे महंगाई पर, या किसानों के सवाल पर, या अन्य सवालों पर, जिन सवालों को लेकर, या भ्रष्टाचार पर ही, तो उन मुद्दों से, जिन मुद्दों को लेकर 14 में आए, भरोसा दिए कि हाँ साहब मैं इसे पूरा करूंगा। जनता ने इन पर भरोसा किया। जनता के बीच में एक मैसेज इन्होंने देने में कामयाबी हासिल की कि भाजपा अन्य दलों से अलग है। 19 में उसको कहे कि चूंकि इस समय एक टर्म मिला, एक टर्म और मिल गया। अब जो है धीरे धीरे इनकी कलई सारी खुल रही है। अब जनता देखिए, डेमोक्रेसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अमेरिका में कि हिंदुस्तान के डीएनए में डेमोक्रेसी है, तो निश्चित रूप से, और जनता धीरे धीरे समझ रही है। और अभी जो घटना घटी, जो मध्य प्रदेश में बोले और महाराष्ट्र में जो घटना घटी, यह लोगों का आंख खोल दिया है। अब किसी पर कुछ भी बोले। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि जब कांग्रेस में थे, वो लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे तो ईमानदार थे। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा था कि हमारे ही बेईमान है। कांग्रेस कभी नहीं कहा था कि बेईमान है। आपने कहा था कि यह बेईमान है, घोटालेबाज है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70,000 का घोटाला जो है सोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, और अजीत पवार हैं और उसमें सब लोग शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी उनको सम्मानित कर रही है। कांग्रेस ने ना यह आरोप लगाया था, ना कांग्रेस ने सम्मानित किया था। आप चुनावी सफाई दीजिए, जनता इन बातों को समझ रही है। ठीक है कि कल तक जिसको आप भ्रष्टाचारी, इसलिए आप किसी पर आरोप लगाइए। आप तेजस्वी यादव पर कभी आप लगाए थे 17,000 करोड़ का घोटाला का मामला। गगन साहब लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट हो गई है। सीबीआई चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है, कोर्ट कह सकती है गिरफ्तार करो। बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको तब। नहीं, गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तारी के लिए तैयार है। उसमें देखिए दीपक जी, यह बिहार है, और बिहार की भूमि जो है सो क्रांति की भूमि रही है। गिरफ्तार अगर करना है, गिरफ्तार करेंगे। तेजस्वी यादव न डरे हैं, न डरेंगे, न राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता डरा है, न डरेगा। लालू यादव का जिंदगी खप गया जेल में, लेकिन कभी बैक नहीं हुए अपने सिद्धांतों से, कभी समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों से। इसीलिए आज भी
लालू जी से लोग डरता है, और लालू जी से क्या, तो लालू जी के बेटा से लोग डर रहा है। अब लालू जी के बेटा डर लग रहा है आपको? जी अरविंद वाजपेयी से पूछ रहा हूँ, डर लग रहा है तेजस्वी से? हम इसलिए नहीं हमें हंसी इसलिए आ रही है, कह रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए क्रांति होगी, मतलब भ्रष्टाचार से बचने के लिए क्रांतियां कभी हुआ करती। क्या बातें कर रहे हैं? भ्रष्टाचार नहीं, क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा फिर बड़े प्राउड से एक सेकंड, भ्रष्टाचार का भय दिखाकर, भ्रष्टाचार का भय दिखाकर, और फिर बड़े को तोड़ने के लिए परेशान करने के लिए उसके खिलाफ क्रांति हो रही। और फिर बड़े प्राउडली कह रहे हैं कि उनके पिताजी तो जेल गए हैं, उन्होंने तो भ्रष्टाचार किया है। मतलब क्या आर्ग्यूमेंट है? कुछ तो सोचो क्या बोल रहे हैं। आपका सोच हो सकता है वाजपेयी जी, आपकी मजबूरी है, एक सेकंड, आपकी मजबूरी है वाजपेयी जी। अरे आप बोल रही है, आप हमें बोल रहे हैं तो फिर जवाब दे देना। नहीं, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, आपकी मजबूरी वाली नहीं है यही। अरे सुन लो ना, सुन लो, गगन जी सुन लेते। अच्छा ये देखो बड़ा क्लियर है, जनता उसको अप्रिशिएट कर चुकी है कि मोदी नाम का शख्स जो है ना वो भ्रष्टाचार पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। मैं उनसे पूछता हूँ स्टेटमेंट आ रही है मोदी जी की कि इनको सबको छोड़ दिया जाएगा, कि इनको सबको छोड़ दिया जाएगा या इनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। इनसे पूछो भाई ये क्या कर रहे हैं? गगन साहब बोलने दीजिए ना, गगन साहब प्लीज। दीपक जी, चितरंजन जी बोलने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? नहीं बोलेंगे वरिष्ठ हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी, हाँ वही हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी की स्टेटमेंट आ गई या नड्डा जी की स्टेटमेंट आ गई या किसी मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई कि ये जो लोग अलायंस में आए हैं, पहली बात ये क्लियर कर ले, बीजेपी में कोई नहीं आया, किसी तरह का कोई अजीत पवार ना वो कोई नहीं आया। वो सब कह रहे हैं कि हम एनसीपी में हैं और हमारे नेता ने हमारी बात नहीं मानी है, इसलिए हम जो है अलायंस हमने चेंज कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं। दीपक जी एक सवाल आप पूछ लीजिए, चलिए पूछ लीजिए वाजपेयी जी, थोड़ा वरिष्ठता का सम्मान कर दीजिए। नहीं दीपक जी, क्या ओथ लेने गए थे डिप्टी सीएम के रूप में ओथ लेने गए थे अजीत पवार जी, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दिए थे कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग हो रहा हूँ, अलग गुट में बना रहा हूँ? तो फिर यह जो कर रहे हैं नहीं थे इनसे। अरे यार सुनो ना, क्या बातें कर जा रहे हैं, जवाब सुनो ना। अरे आप ऐसे बातें विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दिए हुए, आप जवाब तो सुनो माय डियर, का ग्रुप लेकर अब बात सुन लीजिए गगन साहब, एक सवाल पूछ लिया ना आपने, बात सुन लीजिए ना। आप जवाब तो सुनो, आप जवाब सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि कल तक ये अजीत पवार या प्रफुल्ल पटेल या वो अरेस्ट हुए किसी केस में? नहीं हुए ना। केस किसी पे 4 साल से है, किसी पे 3 साल से, किसी पे 10 साल से है। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन और कल तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, और इसलिए इन्वेस्टिगेशन ये इसी तरीके से चलती रहेगी। और जैसे ही एविडेंस मिलेगा, जैसे ही मटेरियल मिलेगा, एजेंसी अपना काम करेंगी। नंबर 1। नंबर 2, संवैधानिक स्वतंत्रता है एमए की, एमपी की, एमएलए की, कॉर्पोरेटर की, कि वो किस परिस्थिति में क्या राजनीतिक निर्णय लेता है। अब जो शिवसेना का सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया है उसके हिसाब से जो अरे नहीं, नॉट फेयर, आई एम सॉरी, नॉट फेयर गगन साहब, नहीं प्लीज आई एम प्लीज सॉरी, दिस इज अनफेयर, दिस इज अनफेयर। हम ये कह रहे हैं शिवसेना का जो सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट जजमेंट आया उसके हिसाब से जो राजनीतिक पार्टी है वही सारे डिसीजन लेगी। और अजीत पवार ग्रुप सारा लोग कह रहे हैं कि एनसीपी की मेजोरिटी हमारे साथ है। 2/3 अगर जाते हैं और वो कहते हैं मैं इसी पार्टी में हूं, ये पार्टी मेरी है, तो वो संवैधानिक स्वतंत्रता है। बीजेपी को क्यों घसीट रहे हो? ये तो बाकायदा सब जगह होगा, क्योंकि कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए ये सोचता है कि मैं जीतूंगा किस गठबंधन में या जीतूंगा किस पार्टी से। ये वो सिलसिला शुरू हो गया है। 2024 का चुनाव आ गया है। हमारे बीजेपी के करने से न तो कुछ होगा, न वो इंटरेस्टेड है, न उन्हें कोई लेना देना है। लेकिन अगर लोग अपनी स्वतंत्रता से अपने जीतने और हारने की स्थितियों के हिसाब से अगर पाले बदलेंगे, और ये पहली बार नहीं हो रहा, 1967 से लगातार आया राम गया राम का सिलसिला है। और ये कांग्रेस के भजन लाल, दीपक जी आपको याद होगा, भजन लाल, बंसी लाल, वहां से सबसे शुरू हुआ है ये मामला। और नीतीश बाबू का जहां तक सवाल है, उनका तो इतिहास सबको मालूम है, कब पलट जाएंगे, पूरी पार्टी लेके वो भी आ जाती है।
कभी बीजेपी के साथ आ जाएं, कभी लालू के साथ चले जाएं, कभी बीजेपी के साथ, तो उन पे क्या भरोसा करूं? काहे की एकता? 1 साल से प्रयास कर रहे हैं, एकता हो जाए, एकता हो जाए, एकता हो जाए। एक मीटिंग हुई है और अब आप देखेंगे जो नेक्स्ट मीटिंग होने जा रही है उसमें कितने छिटक जाएंगे, तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि अबे जी, विजन है। मैंने पहला मौका आपको दिया था, प्रेम शुक्ला जी को जवाब देने का मौका नहीं मिला। प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, अभय दुबे जी ने शुरू किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज स्वतंत्रता पहले अंग्रेजों के साथ थी, कृपा करके अभय दुबे जी आप जाके कांग्रेस का संविधान पढ़ लीजिए। कांग्रेस का गठन जब हुआ 1885 में, 28 दिसंबर 1885 के, तो उसके प्रथम उद्देश्य यही था कि अंग्रेज सरकार की सेवा करेंगे। और 1885 से लेकर 1916 तक आपके यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी, पूर्व अधिकारी या वर्तमान अधिकारी आपके यहाँ महामंत्री होता था। और पंडित मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के वकील थे। शहीद भगत सिंह के खिलाफ वकालत करने का कुकर्म, उनको मृत्यु दंड मांगने का कुकर्म कांग्रेस के पदाधिकारी ने किया था। और माउंटबेटन के साथ आपके परिवार के क्या रिश्ते थे, यह तो इतिहास के पन्नों में स्वयं एडविना माउंटबेटन की पुत्री ने दर्ज करा दिया। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और स्वयं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने 1953 में कहा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, क्योंकि भ्रष्टाचार इसके डीएनए में शामिल हो गया है, इसलिए जो इसके साये में भी खड़ा होगा वह भस्म हो जाएगा। 1953 में के बाद जीप घोटाले से लेकर 2, 3G, 3G, जीजाजी तक घोटालों का भयंकर इतिहास है और घोटालेबाजों को संरक्षण देने का। आप महंगाई और बेरोजगारी की बात बीच में ला रहे थे। भाई महंगाई 10% जो है, मुद्रास्फीति दर, महंगाई की दर ज्यादा है कि 4.5% ज्यादा है। जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत सबल थी, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अच्छी थी, अमेरिका में 1-1.5% मुद्रास्फीति दर थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एवरेज मुद्रास्फीति दर 10% की थी। 4.5% पर आप जो है ग्रोथ रेट छोड़कर गए थे। 8.5% का जो ग्रोथ रेट है, 8.5% का ग्रोथ रेट तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 2004 में सौंप के गई थी। 4.5% के ग्रोथ रेट पर आप छोड़कर गए थे। 7.2% का ग्रोथ रेट अभी पिछली तिमाही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रोथ रेट में ये घोषित किया गया। नेशनल जो एनएसओ जो है इसकी पुष्टि करता है। और आप जो है बेरोजगारी की बात करते हैं, 1.39 करोड़ लोगों को ईपीएफओ में रजिस्टर 2022-23 में हुआ है। 70 वर्षों में 6.5 करोड़ लोग ईपीएफओ में कुल आपका रजिस्ट्रेशन था 1.39 करोड़। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में साल भर में रोजगार सृजित होता है, इसका अर्थ है कि रोजगार सृजन भी जबरदस्त ढंग से हुआ है। 85% कमीशन राजीव गांधी के जमाने में खाने की परंपरा राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार की थी। ठीक है। आज 30 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के खाते में पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेसी वो 25 लाख करोड़ भ्रष्टाचार का नहीं खा पाए, इसी की परेशानी है, इसी की हैरानी है आपकी। ठीक है, जो विश्वास जी कुछ जोड़ना चाह रही है, तो विजय उसके तुरंत बाद में आपके पास आता हूँ। जूही जी। मैं सिर्फ दीपक जी इतना ही पूछना चाहूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम है। देश के लोगों को क्या लग रहा है अच्छा काम हुआ है? आज एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल देश में कितने बने हैं, आईआईटी कितना बना है, ये बीजेपी गवर्नमेंट के जो यहाँ पर जो टेन्योर है इसमें कितने बने हैं। हमारा सवाल है शिक्षा में भारत कितना आगे गया है, कितना रोजगार लोगों को मिला है। साल में 2000 करोड़ लोगों को जो इन्होंने बोला था बेकार युवा का नौकरी मिला है, आज नहीं मिला है। कोई भी इनका कार्यकर्ता भी नहीं बोल सकता है किसी को मिला है। तो आज जो वादा कर रहे हैं ये सारे जुमले हैं, सिर्फ मन की बात या झूठ की बात बोलने से कुछ नहीं होगा। हकीकत में दिखाना पड़ेगा आपको, कहाँ आपने दिए हैं रोजगारी लोगों को। आज कहाँ पे हॉस्पिटल बना है आपको दिखाना पड़ेगा, कहाँ यूनिवर्सिटी बना है दिखाना पड़ेगा लोगों को, क्या डेवलपमेंट का काम आपने किया है इन सालों में। तो मुद्दा तो ये है ना हम लोगों का ठीक है। अब नौकरी मिल जाए। छोटा जवाब ताकि मैं एक रिपोर्टर का वक्त रह बजाए। बंगाल में मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, 100 दिन का लोग जो काम करते हैं 100 दिन के गरीब लोग उनका पैसा नहीं मिल रहा है। आप बड़े बड़े बात कर रहे हैं, इतना बड़ा फाइनेंशियल ये हो गया विश्व में इतना बड़ा इकोनॉमी बन गया। अगर आप अवसर दें तो ठीक है। अभय दुबे जी बोल चलिए, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास जाता हूँ, फिर अभय दुबे जी के पास एक छोटा सा जवाब। दीपक जी
देखिए उन्होंने पूछा 16 कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ एक एम्स का निर्माण हुआ था, 16 एम्स का निर्माण जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैंने रोजगार के आंकड़े दिए हैं, महंगाई के आंकड़े मैंने दिए हैं, भ्रष्टाचार किस तरह से नियंत्रित हुआ उसके आंकड़े दिए हैं कि 30 लाख करोड़ रुपए लोगों के खाते में जाते हैं और उसमें से 25 लाख करोड़ खाने वाली कांग्रेस सिर ही इसलिए ढूंढ रही है कि अब इतनी कुछ भेज ही नहीं पा रही है। जो तीसरे नंबर पर एक विदेशी पत्रिका के अनुसार श्रीमती सोनिया गांधी तीसरे नंबर की अमीर महिला बन गई। कहां से बन गई मुझे बता दीजिए, कौन सा रोजगार, कौन सा? ठीक है अभय दुबे जी, मुझे अभय जी के पास जाना पड़ेगा। अभय जी, और भ्रष्टाचार का उद्योग करने वाले जो हैं उन्होंने निश्चित तौर पर देश को लूट नहीं पा रहे, तो उनकी पीड़ा है। गरीबों को ही मिल रहा है वो 30 लाख करोड़। ठीक है अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, जूही जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए जूही जी, बीच में नहीं। देखिए स्वास्थ्य कवर दीपक, ये इसी कार्यकाल में आया। दीपक जी इनकी कुंठा जो है, इनकी कुंठा इसलिए कि देश के को ये पता लग गया कि आकंठ भ्रष्टाचार और पाप में डूबे हुए लोग हैं ये। मैं तो हतप्रभु साहब, इनको याद नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बंगाल में सत्ता में बैठकर बरतानिया हुकूमत के समर्थन में रिजोल्यूशन पास कर रहे थे कि आज़ादी के आंदोलन को कैसे कुचलना है 1942 के, जब मातंगी हाजरा बूढ़ी गांधी कहे जाने वाली एडविना की गोद में जो खेल रहे थे उनकी भी बताता हूं, एक गोलियां खा रहे थे जो एडविना की गोद में खेल रहे थे, मुस्लिम लीग के साथ सत्ता की रंगरेलियां मना रहे थे ये लोग। सिंध प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और बंगाल में वो हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा। दीपक जी ये गलत बात है। अच्छा प्लीज रुक जाइए, बिल्कुल गलत बात है दीपक जी। देखिए बिल्कुल गलत, प्रेम शुक्ला जी प्लीज वॉइस डाउन कराइए। दीपक जी ये बिल्कुल गलत बात है, मेरी गंभीर आपत्ति है। इन लोगों ने क्या किया है जानते हैं आप? 12 लाख करोड़ रुपए इनके धन्ना सेठ की नेटवर्थ बनवा दी और किसान बेचारे की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन, तिल कर तड़प कर दम तोड़ रहा है किसान। लेकिन ये अकूत संपत्ति अपने धन्ना सेठ को कमाने में लगे हुए हैं। अरे साहब, आप 12 करोड़ लोगों के रोजगार प्रधानमंत्री जी ने छीन लिए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी प्रधानमंत्री जी ने एक भी नहीं छीने, और 2 धन्ना सेठों का घर भर दिया और शर्म भी नहीं आती टेलीविजन पर बोलते हुए। प्रेम जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, मैं आपके बाद भी आऊंगा। आपने 700% सेट की और ये हिंदुस्तान को बताते हैं और कहते हैं तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अरे पर कैपिटा जीडीपी झूठ बोलने के लिए माफी मांगे, पर कैपिटा जीडीपी $2200 है हिंदुस्तान की, और जिस यूके से कंपैरिजन कर रहे हो उसकी $47,000 पर कैपिटा जीडीपी। उसके तलवे चाटने का ही आपका इतिहास करो जब बातें करते हो कि आपने चीन को सरहदें ही नहीं, व्यापार की हदें पार करा दी। आपकी खुद की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कि आपने चीन के आगे व्यापार में भी आत्मसमर्पण कर दिया, सारे एमएसएमई को धोखा दे दिया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट रूप से बंद हो गए। आपने ये प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दी चीन को कि ना कोई आया है ना घुसा है, जबकि कोंचेक स्टेंजी जो मंत्री है लद्दाख का, वो कह रहा है 50 साल से जो पोस्ट हमारे पास थी पेट्रोलिंग पॉइंट 16 की, वहां पर चीन ने आकर अपना कब्जा कर लिया। जो सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हिंदुस्तान की दौलत बेग ओल्डी की, वहां नीचे तक चीन आ गया, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12A, 13 तक ब्लॉकेट कर दिया। तापिर गांव भारतीय जनता पार्टी का सांसद है अरुणाचल प्रदेश का, वो कहता है सदन में कह कर थक गया कि 40-40 किलोमीटर अंदर तक चीन की सेना आ जाती। उन्होंने भूटान में एक गांव बसा लिया, भूटान की सरकार कहती कि हमारी जमीन पर वो गांव नहीं बसाया, तो प्रधानमंत्री जी फिर वो गांव बसाया किसकी जमीन पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश का सांसद कह रहा है कि 100 घरों का गांव बना दिया। आपके अमेरिका के पेंटागन ने रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना वहां कोई आया है ना घुसा है। तो हमारी भारत की भूभागी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और टेलीविजन पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये देश सब देख रहा है और वो माफ नहीं करेगा आपको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब, मेरे ख्याल से यही हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा। जी देखिए, चीन के सामने घुटने टेकने वाले नेहरू 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन के जबड़े में डालने का
कुकर्म आज करने की वाले बात नेहरू बताओ, 1987 में राहुल जब राजीव गांधी गांधी ने वहां कहा गए है, तो rear किस view तरह mirror देखकर से घुस चलते गए। हैं। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि चुके आज की एक बात करो, एग्रीमेंट करने आज वाले चीन अंदर है चीन कि के नहीं है? चलने पर पलने वाले आज trade चीन के deficit चाटुकार तो 98 चीन की बिलियन जयकार ही डॉलर से करेंगे। ज्यादा का हो गया। चीन के अरे चाटुकार आप जो गए चीन के अब ये रुक जाइए ना, वो आप भी वही कर रहे हैं। भारत के अध्ययन सैनिक चीन करने के गई सामने भारतीय डटते जनता हैं, पार्टी। तब जो चोरी भारतीय चोरी जनता पार्टी चुपके अध्ययन करने गई चुपके थी राहुल दीपक वंशी जो जी, चीन की के कम्युनिस्ट पार्टी राजदूत और कैसे राजदूत दमन के करती, दरबार में वो दमन उनका हम चरण हिंदुस्तान में चाटन करने करेंगे। जाते और हैं। यहाँ अब जी रुक जाइए ना, दोनों की आवाज ठीक से नहीं पहुंची। कैसे चीन जो है मैंने प्रेम जी को भी यही बोला था। और नेहरू जो है वो कायरों की तरह किस तरह से देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर अरे बरोबर ही नहीं कर गंवा सकते। दिया। पंडित और नेहरू सिर्फ दृढ़ता से चीन के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। क्या नेहरू आपने तो बगैर लड़े चीन को सीमाएं सौंप दी है। प्रेम शुक्ला कायर जी, नेहरू और पराक्रमी मोदी कायरता तो की उनकी सारी बराबरी सीमाएं हो आप कैसे लोगों ने सकती है पार जी? की। कायरों अरे की हम भीरू क्यों और बराबरी कायर करेंगे? लोगो आप। लाल कदरता की आंखों बराबरी से हम क्यों टेलीविजन करेंगे? के भाषणों हम में कायर डरपोक के सामने अब मैं दोनों को क्या बोल रहा हूँ, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे को रोक रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की बराबरी कैसे कर सकते हैं? हम भ्रष्टाचारियों की बराबरी कैसे कर सकते हैं भाई? जो चीन के चंदे पर पलने वाले, भारत के हितों पर हमला करने वाले, जो जाकर सोरोस के चंदे पर पलने वाले राहुल गांधी जैसे कुकर्मियों से हमारी बराबरी का प्रश्न ही कहां पैदा होता है? संभव ही नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। संभव ही नहीं है। सोरोस के चंदे पर पलने वाले, बोफोर्स की दलाली करने वाले, डीजल हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को उसका फायदा नहीं मिला। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए तो फायदा नहीं दिया। 30 लाख करोड़ रुपए का डाका हिंदुस्तान के नागरिकों हमारी हम कैसे बराबरी करेंगे? हम तो राष्ट्रवादी हैं। भारत को जो है निश्चित तौर पर प्रतिशोध लेते हैं आप। पंडित नेहरू, गांधी, अरे वो राहुल गांधी वाले लोग हैं, तिरंगा को विश्व विजयी बनाने वाले हैं। आपकी तरह थोड़े हैं कि दुम दबा के भाग लेंगे। शर्म आनी चाहिए। दुम दबाई भाग लिए। संसद की सदस्यता आप देखिए लगातार इनका चिल्लाने के बाद तो मुझे बड़ा नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। ये कैसे पाखंडी धूर्त है, इनकी कांग्रेसी धूर्तता तो है। इसी चैनल के बहस में जनता ने देख ली कि ये झूठ है, धूर्त, रिश्वतखोर, देशद्रोही। ठीक है, मैं अब दोनों को रोक रहा हूँ। आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, मैं कितना समझाऊं आप दोनों को? एक दूसरे पर ना बोलिए, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंचती है जनता तक। प्लीज जनता तक सही बात पहुंचाइए।